फायदेमंद फंड्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं 5 स्टार फंड PGIM इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड और इस स्कीम के फंड मैनेजर श्री अनिरुद्ध नाहा साहब हमारे खास मेहमान हैं। अनिरुद्ध जी, हम लोगों ने पिछले 5-7 साल में बहुत ज़बरदस्त कंसोलिडेशन होता हुआ देखा है। फिलहाल रियल एस्टेट स्पेस में कुछ स्टॉक्स जो टॉप लीडर्स हैं इस स्पेस में आपके फंड में भी हैं। बताइए किस हिसाब से आप देखते हैं आने वाले 2 या 3 सालों में या लंबी अवधि में रियल एस्टेट काउंटर्स को, और क्या गिरते हुए ब्याज के दर यहां पर तेजी का तड़का और लगाते हुए देखेंगे? ये आपने सही कहा। एक्चुअली जो ब्याज के दर है, जो इंटरेस्ट रेट है, वो आज के दिन में बहुत कम है, विच इज़ अ गुड इंसेंटिव कि लोग जाके घर खरीदें। पिछले 4-5 साल में ये सेक्टर में काफ़ी इंटरेस्ट कम था, बट ये रेरा आने के बाद एंड इस सेक्टर में काफ़ी कंसोलिडेशन भी हुआ है, नंबर ऑफ प्लेयर्स कम हुए हैं, एंड इस कारण से जो बचे रह गए प्लेयर्स, उनके लिए ये अगले 3 से 5 साल में एक गोल्डन पीरियड रहेगा। इस सेक्टर में हमें लगता है कि काफ़ी तेज़ी रहेगी अगले 3 से 5 साल में, एंड रेसिडेंशियल साइड पे स्पेशली वहाँ पे अगर अच्छे प्लेयर्स हैं, उनको क्लियरली काफ़ी अच्छा टॉप लाइन एंड बॉटम लाइन ग्रोथ आगे दिखेगा। डिमांड काफ़ी स्ट्रांग है, हेंस क्वालिटी नेम्स जो हैं, जहाँ पे क्वालिटी आप पे दिखे, वैसे कंपनीज का अगले 3 से 5 साल में अच्छे रिटर्न्स बनाने की पूरी गुंजाइश। तो वैसे तो यहाँ पर नाहा साहब इंडिविजुअल स्टॉक्स पर चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन उनके फंड में ओबरॉय रियल्टी, मुंबई रेजिडेंशियल स्पेस की एक बहुत ही जानी मानी कंपनी, लगभग समझिए कि 2% एसेट्स नाहा साहब ने ओबरॉय रियल्टी में निवेश किए हैं। अनिरुद्ध जी, एक और सेक्टर जो बहुत ज़बरदस्त कंसोलिडेशन दौर से गुजरा वो है टेलीकॉम स्पेस। अब समझिए कि 2.5 प्लेयर रह गए हैं। बताइए क्या आगे आने वाले 5 साल में आप यहाँ पर वैल्यू और प्राइस एक्शन तेजी की तरफ बढ़ते हुए देखते हैं क्या? देखिए, आपने सही कहा है, करीब 2.5 प्लेयर ही बचे हुए हैं, बट इसमें इस सेक्टर में प्राइसिंग डिसिप्लिन आना बहुत ज़रूरी है। अगर प्राइसिंग डिसिप्लिन आ जाता है इन प्लेयर्स में, एंड वो बहुत एक बड़ा स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन रहेगा कि सेक्टर का जो फॉर्च्यून्स है, आगे जाके काफ़ी अच्छा रिटर्न्स आप बना पाएंगे सेक्टर में। बट उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि प्राइसिंग डिसिप्लिन प्लेयर्स में आना चाहिए। डेटा कंजम्पशन इंडिया में बहुत स्ट्रांग है, आगे जाते हुए भी हमें क्लियरली ये दिख रहा है। सो अगर प्राइसिंग डिसिप्लिन आ जाता है, ये एक लिटरली डुओपोली या ओलिगोपोली जैसा इंडस्ट्री है, तो सारे प्लेयर्स को ये इसका बेनिफिट जरूर मिलेगा। चलिए, एक समय नाहा साहब मैंने भी टेलीकॉम बहुत ट्रैक किया और लगभग 18 प्लेयर्स हुआ करते थे हमारे बाजार में, और अब जैसा कि मैंने आपको बताया 2.5 लोग रह गए हैं। तो डेटा का ग्रोथ बहुत ज़बरदस्त तरीके से हमारे देश में होता हुआ दिख रहा है, और प्राइसिंग अगर पावर इन 2 प्लेयर्स में आती हुई दिखे तो अनिरुद्ध जी को लगता है कि डीप वैल्यू फिलहाल इस बाजार में अभी भी है। नाहा साहब, अब एक चिंता का विषय जो कभी कभी रात को नींद में खलल लाता है वो है ये IPOs का तांता, और ये जो प्राइसिंग आप देख रहे हैं जहां पर बहुत सारे इन्वेस्टमेंट बैंकर्स उन लोगों की मदद करते हुए दिखते हैं जो लोग कंपनीज में एग्जिट ले रहे हैं, यानी कि ऑफर फॉर सेल ज़्यादा आ रहे हैं मुकाबले की उस पैसे के जो कि कंपनी को फायदे में जुड़ता हुआ दिखे। किस हिसाब से आप IPO मार्केट्स में निवेश करते हैं और कहाँ रुझान है तेजी का इस सेक्टर में? देखिए, ये आपने सही कहा है। आई थिंक IPO की बारिश हो रही है लिटरली, बट इसी में इन्वेस्टर्स को या फंड मैनेजर्स को कॉशियस रहना जरूरी है। देखिए, ज्यादातर ऐसे सेक्टर्स कंपनीज लिस्ट हो रहे हैं जिनमें ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्लेयर्स हैं लिस्टेड स्पेस में। अगर कोई कंपनी बहुत एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस पे आ रहे हैं तो उनको अवॉइड करना ही अक्लमंदी होगी, एंड ऐसे कंपनीज में इन्वेस्ट करें जहां पे वैल्यूएशन कंफर्ट है, कैश फ्लो कंफर्ट है, और बैलेंस शीट में डेट ज्यादा नहीं है। तो ये हमारा फ्रेमवर्क है, एंड जो कंपनीज इनमें इस फ्रेमवर्क में बैठ जाते हैं उनमें जरूर हम लोग इन्वेस्ट करेंगे। जी, अनिरुद्ध जी, एक बात और मैंने आपके पोर्टफोलियो में नोटिस की कि धीरे धीरे आप कैश का लेवल बढ़ा रहे हैं।
अब लगभग 6 से 7% एसेट्स जो हैं आपके कैश में हैं, यानी कि अगर 1700 करोड़ AUM है तो आप समझिए कि लगभग आप 12-13 करोड़ के आसपास कैश में है। क्या ये स्ट्रेटजी है? आपको बाजार फिलहाल मुश्किल दौर से गुजरता हुआ दिखता है आगे आने वाले 5-6 महीने में, इसीलिए आप कैश में हैं? नहीं, एक्चुअली शैलेंद्र जी, हम लोग एक्चुअली काफ़ी लकी रहे हैं कि इन्फ्लोज हमारा काफ़ी स्ट्रांग है। तो आज के दिन में जैसे आपने बताया AUM 1700 करोड़ है, वी हैव क्रॉस्ड 2000 करोड़, 2100 करोड़ के आसपास AUM है। तो हम लोग थोड़ा सा सोच समझ के इन्वेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये नहीं हम मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम लोग कैश कॉल ले रहे हैं। इज जस्ट दैट कि फ्लोज हैं एंड फ्लोज को कहाँ लगाने चाहिए, सही भाव पे लगाने चाहिए, इसीलिए थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं। यूजुअली हमारा कैश कॉल इज नॉट मोर देन 5% एंड पूरा ये रहेगा, कोशिश पूरी रहेगी कि हम लोग अपना कैश परसेंटेज 5% के नीचे ले आए। चलिए, ये एक दिल को तसल्ली देने वाली बात है नाहा साहब कि ज़्यादा सेलिंग आप नहीं कर रहे और ये एक्चुअली इन्फ्लोज हैं जो कैश में आपको परिवर्तित होते हुए दिख रहे हैं। अनिरुद्ध जी, आखिरी प्रश्न। हम लोग पिछले 2 साल से देख रहे हैं कि करोड़ों लोग हमारे बाजार से जुड़ रहे हैं, चाहे ट्रेडर्स के रूप में, चाहे निवेशकों के रूप में, चाहे म्यूचुअल फंड्स के ज़रिए, और ये एक बहुत ही अच्छा डेवलपमेंट है। आपने और मैंने लगभग 2 दशक से ज़्यादा बाजार देख लिया। बताइए 3 ऐसी सीख जो आप हमारे इन नए मेहमानों को देंगे ताकि बहुत बढ़िया रिटर्न्स शुरुआती पारी से ही आपको बनते हुए दिखें और परेशानी में ये लोग ना पड़ें जैसे कम से कम मैं पड़ा था। देखिए, पहली बात यह है कि इक्विटी जो रिटर्न्स जो नियर टर्म में बने हैं उस पे ज़्यादा गौर मतलब फोकस मत कीजिए। अगर सही में इक्विटी में वेल्थ कमाना है तो आप एटलीस्ट 5 या 10 साल का व्यू लेकर इक्विटी में आइए, इन्वेस्टेड रहिए एंड अगले 5 साल में एटलीस्ट जो रिटर्न्स इक्विटीज के थ्रू बनेंगे, शायद ही कोई दूसरा एसेट क्लास हो जहाँ पे ऐसे रिटर्न्स बने। दूसरी बात ये कहूँगा कि अगर आप इक्विटी इन्वेस्टिंग जो है ये एक काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग एंड मैच्योर इंडस्ट्री है। तो अगर आप अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं टू लर्न द ट्रेड, टू लर्न कि इन्वेस्टिंग कैसे किया जाए, तो ज़रूर कीजिए, वरना यू गिव इट टू म्यूचुअल फंड्स या जो भी हो, AIFs हो, म्यूचुअल फंड्स हो, उन पे रिलाई कीजिए, ना कि खुद ट्राई कीजिए। That is something that I would definitely focus on. And third is हर फंड में they go through cycles, ये थोड़ा सा cyclical है ही। तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई फंड अगर पिछले 6 महीने में या 1 साल में रिटर्न्स अच्छे नहीं बने वहाँ पे तो वो फंड खराब है। इसका ये हो सकता है कि they are going through their own time frame of consolidation and the returns will all start coming back. एक ही चीज कहूँगा कि इन्वेस्टमेंट का टाइम फ्रेम 3 से 5 साल मिनिमम रखिए। जितना लंबा टाइम फ्रेम रखेंगे उतनी ज्यादा वेल्थ क्रिएशन की अपॉर्चुनिटी आपको इक्विटी मार्केट्स देगी। बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया तरीके से नाहा जी ने आपको समझाया कि भाई इक्विटी की जो जगह है वो 3 से 5 साल की है। आजकल अनिरुद्ध जी, बहुत लोग एक ही महीने में चाहते हैं कि स्टॉक डबल हो जाए और ये एक बहुत ही चिंता का विषय है, लेकिन समय है और हमने भी ये समय देखा, हम भी ऐसा ही सोचते थे। लेकिन ध्यान दीजिए, लंबी अवधि में आपको इक्विटी इन्फ्लेशन प्लस रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न पर ही रिटर्न देती है, उस पर 2-3% और जोड़ दीजिए तो एवरेज 14% कंपाउंडेड रिटर्न अगर आपका इक्विटी में आए तो आपको प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए। और साथ ही साथ हम लोग धन्यवाद व्यक्त करते हैं अनिरुद्ध नाहा साहब का। बहुत ही बढ़िया चर्चा रही, बढ़िया तरीके से आपने समझाया कि वैल्यू फिलहाल ऑटो स्टॉक्स में आपको आती हुई दिखती है और ऑटो एंसिलरीज में। आज का डिस्कशन था PGIM फ्लेक्सी कैप इंडिया फंड और यहाँ पर आप लंबी अवधि के लिए एक बढ़िया SIP लगाइए। पिछले 1 साल ईयर टू डेट, 3 साल और 5 साल में इस फंड ने बहुत ही बेहतरीन टॉप क्लास रिटर्न्स कमा के दिए हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये रिटर्न्स आपको जारी होते हुए दिखेंगे। अनिरुद्ध जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े। खबरों का सिलसिला CNBC आवाज पर जारी। धन्यवाद हमारे साथ जुड़े।
आपकी सेहत से हमें है सरोकार। उचित अस्पताल।